सो हेलो गाइस, तो ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है। इसमें मई महीने के पहले वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। देखिए, आप में से काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो उस कारण से टाइम भी ज्यादा लगता है, तो वीडियो को छोटा बनाइए। अब वीडियो को छोटा बनाने के चक्कर में मैं कंटेंट हटा नहीं सकता हूं, वो तो फिर आप ही के साथ धोखा हो जाएगा। हम कंटेंट कम नहीं करेंगे, लेकिन पहले जो 2 पार्ट में वीडियो आ रहे थे मंथ के, अब उसको 3 से 4 पार्ट में कर देंगे, ताकि हर वीडियो की लेंथ भी कम हो जाएगी, कंटेंट भी वही का वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। और साथ में ये भी नोटिस करना कि अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है उसी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा केरल सरकार ने। तो अभी केरल की सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। मतलब यहाँ पे आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम का काम किया जाएगा। और इसी तरह से आपको याद रखना है, पहला राज्य कौन सा बना था कोविड-19 के खिलाफ आयुर्वेद को इस्तेमाल करने वाला? तो आंसर होगा गोवा। और वैसे गोवा से अभी आपको याद भी होगा, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो गोवा ही बना है। लेकिन यहाँ पे तो बात केरल की हो रही है, तो केरल के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। उसके अलावा भी केरल सरकार ने हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनके लिए कर्मी बोट नाम से एक रोबोट भी बनाया था, जो उनको भोजन और दवाइयां देने जाएगा। उसके अलावा केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का एक वाहन भी लॉन्च किया था। और अभी कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम था चित्रा जीन लैंप एन, उसको भी लॉन्च किया था। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था। और अभी एक दरवाजा वितरण योजना भी इसने शुरू की थी। और आपको याद होगा, कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था। और केरल सरकार ने ही डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल हूँ उसको भी शुरू किया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, सबरीमाला मंदिर। ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना। एक मीनाक्षी मंदिर भी काफी पूछा जाता है, वो तमिलनाडु में है। और सबरीमाला मंदिर न्यूज में भी था, क्योंकि इसके गहनों की सूची बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। उसके अलावा भी केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। याद रखना, देश की पहली LNG बस ये भी शुरू हुई कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। LNG मतलब लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की गई है केरल में। और याद रखना, कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण सबसे पहले किया गया किस राज्य में? केरल में। अच्छा, यहाँ से याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले किस सरकारी अस्पताल में शुरू किया गया, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और यह है उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखना। फिर अभी किस राज्य सरकार ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रंट लाइन पत्रकार है, फ्रंट लाइन पत्रकार मतलब जो भी कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, तो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और घरों से बाहर निकलने का मतलब हो गया जान को दांव पर लगाना। तो अपनी जान को दांव पर लगा करके वो काम कर रहे हैं। तो अभी उन्हें असम सरकार ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हरियाणा सरकार ने रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं पत्रकार, उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, अभी उड़ीसा सरकार ने भी कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भी रोगी कोविड-19 से ठीक हो गए हैं, हम उनको 2000 रुपए देंगे। क्यों देंगे? ताकि इससे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक भोजन को खरीद सकें और उसको खा सकें। फिर आपसे पूछा जा रहा है, अभी कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। अच्छा, ध्यान से सुनना, दीपक मित्तल तो कतर में भारतीय राजदूत बने हैं। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है पीयूष श्रीवास्तव का, ये बहरीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। बाकी अजय कुमार की बात करेंगे, ये युगांडा में भारतीय राजदूत हैं। और जावेद अशरफ ये फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। अच्छा, कतर की बात हुई है तो कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल। और बहरीन की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल मनामा है और उसकी करेंसी है बहरीन दिनार। फिर है अभी किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। और राजीव कुमार से आप क्या जानते हैं? ये भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं और अभी इन्हें 3 सालों के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे।
और कपिल देव त्रिपाठी से आपको याद होगा ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बन गए हैं। और वो किसका स्थान लेंगे, तो वो संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी से क्या याद आता है, ये अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। और हमारे सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर ये कौन बने हैं, तो ये सुरेश एन पटेल बने हैं। फिर अभी किसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नीरज व्यास को। तो ये इंटरिम एमडी सीईओ बने। इंटरिम मतलब हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक कोई परमानेंट एमडी सीईओ नहीं आते तब तक की उसका काम संभालेंगे। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, अभी ये हुडको के एमडी सीईओ बने थे। यूबी प्रवीण राव नैस्कॉम के अध्यक्ष और संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। फिर है हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा टी.एस. तिरुमूर्ति को। तो अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे जो अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। बाकी प्रशांत कुमार की बात करेंगे, अभी ये यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और बबीता रायडू की बात करेंगे, सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। और अनामिका रॉय ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की एमडी सीईओ बनी थी। देखो यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो एक पॉइंट याद रखो, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यही कारण है हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अच्छा, 24 अक्टूबर को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे, नेशनल फूड डे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। हिंट दे देता हूं, अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। अगर आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से हैं। फिर है किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि एक्विजिशन, उसे खरीद लिया है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। एक्चुअली कर्ज में डूबी इस रिलायंस कैपिटल ने अपने कुछ शेयर्स एचडीएफसी के पास गिरवी रख करके लोन लिया था। तो अब नियम के अनुसार, शर्तों के अनुसार 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसके 25.27 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। और कितने में खरीद लिए, तो देखो एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो इसको गुणा कर दो 10 से, तो आंसर जाएगा 252 करोड़ रुपए में। और हिस्सेदारी के हिसाब से बात करेंगे तो 6.43% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और अभी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी यूएस बेस्ड एक पोड कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली कंपनी है स्काई ट्रेन, उसमें अपनी हिस्सेदारी को 17.37% से बढ़ा करके 26.31% कर दिया है। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, पिछले महीने, कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो कि सेंट्रल बैंक है चाइना का, उसने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 1.01% कर लिया है। इसके अलावा अभी आपको याद भी होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी, 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी। बाकी ये जो एक्सिस बैंक है ये भी अभी न्यूज में था, इसने अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 29% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो अब टोटल इसकी उसमें 30% की हिस्सेदारी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ हिस्सेदारी इसकी पहले से थी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। एचडीएफसी मतलब क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके जो एमडी सीईओ है वो है आदित्य पुरी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने ही सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। फिर है अभी किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो लोगों को जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकूट चूर्ण, जिसे पीपल, अदरक, काली मिर्च को मिला करके तैयार किया गया है, तो उसके पैकेट संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। तो ये तो हो गया जीवन अमृत योजना। और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। तो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के ही है। फिर है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मई को। तो पूरी दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और भारत में पहली बार इसे 1 मई 1923 को मनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1919 है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और अभी आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की थी, और उसमें बताया था कि 1.6 बिलियन श्रमिक लॉकडाउन के कारण अपने आजीविका को खोने का सामना कर रहे हैं। फिर है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा शिखा शर्मा को।
आपने इनका नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ हैं ये शिखा शर्मा, और अभी इनको गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बाकी ये नाम मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। चलो आप बताओ फिर मुझे, मोहम्मद रफीक ये अभी किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? तो उड़ीसा के बने थे। विश्वनाथ सुंदर ये मेघालय के बने, और दीपांकर दत्त ये बॉम्बे हाई कोर्ट के। बाकी गूगल की अगर बात करेंगे तो 1998 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। इसके दो फाउंडर थे, लेरी पेज और सर्जे बिन। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचई। और अभी आपको याद होगा, गूगल ने कम दिखाई देने वाले जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी, और उस कीबोर्ड का नाम रखा था टॉक बैक ब्रेल कीबोर्ड। फिर है, अभी केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की है? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी केंद्र सरकार ने ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, और इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें टोटल 9 सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। अच्छा, इसका कार्य क्या होगा? तो ये भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जैसे इंश्योरेंस, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये याद रखना। फिर एक, किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो आंसर होगा वनीजा रूपाणी ने। ये अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 साल की भारतीय मूल की लड़की है, और इनका नाम है वनीजा रूपाणी। एक्चुअल में नासा की एक नेम द रोवर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। काफी सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन इनका नाम चुना गया है। अच्छा, इन्होंने हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा? इंजीन्यूटी, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। और आपको बता दूं, नासा अपने मंगल मिशन को इसी साल जुलाई में लॉन्च करेगा, जो अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पे लैंड करेगा। बाकी जो आप यहाँ नाम देख रहे हो, मनीषा सिंह, अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ओईसीडी में इनको अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया था। रो खन्ना ये व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त हुए थे, और सुदर्शन बाबू इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। एक दो नाम और याद रखो, जैसे कि सीमा वर्मा का अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया इन्हें, और सीमा नंदा ये डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं क्या? नहीं, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, और ये डेमोक्रेटिक जो नेशनल पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह होता है डोंकी। और एक और नाम याद रख लो, तरनजीत सिंह संधू का, अमेरिका में भारतीय राजदूत बने वो। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, अभी ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। तो ऑस्ट्रिया में भारत के अगले एम्बेसडर बन गए हैं ये जयदीप मजूमदार, इनको नियुक्त कर दिया गया है। जबकि नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो इस प्रश्न में ये दो अपॉइंटमेंट मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, इनको याद रखना। और अभी कुछ समय पहले ही दीपक मित्तल ये कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था इनको, और पीयूष श्रीवास्तव इनको बहरीन में भारतीय राजदूत बनाया गया था। राजदूत मतलब होता है एम्बेसडर। बाकी ऑस्ट्रिया की अगर बात करेंगे तो कैपिटल इसकी वियना है। वियना में आपका ओपेक का हेडक्वार्टर भी है, याद होगा आपको। और इसके चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज, ये कुछ समय पहले ही नए बने थे। स्लोवेनिया की बात करेंगे, इसकी जो कैपिटल है लुबियाना है, करेंसी इसकी यूरो ही है। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? जानेट जनसा। फिर है, अभी किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें हर टीचर को अपने घर में या अपने आस पड़ोस में किसी भी स्टूडेंट के घर पे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाना है। तो अभी आपको पता है लॉकडाउन में सारे स्कूल वगैरह बंद है। वैसे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन वगैरह, टीवी वगैरह पे काफी क्लासेस लगाई जा रही है सरकार के द्वारा, पर एक और कदम ये उठाया गया है जिसमें टीचर ऐसे पढ़ाएंगे। क्या नाम दिया है इसको? नेबरहुड क्लासेस। ये आपको याद रखना है, किसने चलाई? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की बात कर लेंगे, कैपिटल इसकी अगरतला है, गवर्नर रमेश बेस हैं, और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। खर्ची पूजा जो आपका हिंदू फेस्टिवल है वो त्रिपुरा का ही है, ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। और त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अखिल कुरैशी।
फिर है अभी किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा थंगजाम धबाली सिंह को। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, और इन्हें अभी जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें भारत में जापान के बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड है ना, ये जापान की संस्कृति, पर्यावरण और उसके संरक्षण के प्रचार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बाकी गीता सेन की बात करेंगे, ये भारतीय एक्टिविस्ट हैं और फरवरी में आपको याद होगा डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। मनोज दास, ये उड़िया व अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मिला था। और वैसे इस साल का जो 2020 का पद्मश्री सम्मान है उसके लिए भी इनको चुना गया था। और दिलराज प्रीत कौर की बात करेंगे तो इस साल का कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा इनको। फिर है अभी किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है, तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो एमएसएमई सेक्टर्स के जो उधारकर्ता हैं उनको राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो जिनके व्यवसाय कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, और वह आराम से 2 साल में उसे चुका सकते हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और बता दूं, अभी एमएसएमई मंत्रालय ने बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि केंद्र और राज्य सरकारें संबंधित योजनाओं को एक्सेस कर सके। अच्छा, एमएसएमई डे कब मनाते हैं अपन? एमएसएमई डे मनाते हैं 27 जून को। चलो एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग बताओ अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया है? प्रश्न अच्छा है और बिल्कुल नया है, फ्रेश, पता होना चाहिए आपको, देखते हैं किसको पता है। बाकी सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो एमडीसीओ इसके अभी रीअपॉइंट हुए थे, क्या नाम है, एन कामाकोदी नाम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने विरूपाक्ष मिश्रा, और कर्नाटक बैंक के एमडीसीओ को फिर से पुनः नियुक्त किया गया, क्या नाम है उनका, महाबलेश्वर एमएस। बाकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में। अच्छा, धारवाड़ कर्नाटक आपकी निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है किसकी, प्रहलाद जोशी की। ये हमारे कोल और माइंस मंत्रालय संभालते हैं और इस बैंक के अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। फिर अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पे रहा है पूरे देश में। मतलब पूरे देश में मनरेगा के तहत जितनी नौकरियां दी गई है उसका 24% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक और इसी से मिलता जुलता मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। अभी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे किया और उसने बताया कि तमिलनाडु में अप्रैल 2020 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर रही है। कितनी? 49.8%। ये इसकी रिपोर्ट में आया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना। बाकी छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो इसका कैपिटल रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ में ही है आपके अंबिकापुर, जहाँ पे भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूँ भोपाल में भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खुला है। तो ये साथ साथ बताता हूँ ताकि आप लिंक करके चीजों को याद रख सको। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ाई आपके द्वार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट भी लॉन्च की थी। CG मतलब छत्तीसगढ़ और हार्ट मतलब हार्ट। फिर अभी किसे 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, पूरा नाम है इनका थलपिल प्रदीप, और इन्हीं को 2020 का निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें ये अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाएगा। इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे 2 पैसे में प्रति लीटर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। और आपको बता दूं अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान के लिए भी इनको चुना गया है। देखो, ये जो निक्केई एशिया पुरस्कार होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दिया हो। ये हर साल 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो कैटेगरी यही हो गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जबकि दूसरी कैटेगरी है संस्कृति व समुदाय यानी कि कल्चर एंड कम्युनिटी, तो उसमें नेपाल के राम प्रसाद कदेल को चुना गया है। जबकि तीसरी कैटेगरी है आर्थिक व व्यवसायिक नवाचार, और उसमें चुना गया है मलेशिया के एंथनी टेन और टेन हाई लिंग को। फिर अभी ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही है, मतलब बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में, तो आंसर होगा 53।
तो अभी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 53 रैंक पे रहा है। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है न्यूजीलैंड। भारत 117 देशों में से 53 नंबर पे रहा है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे है, ये बताता है कि किस देश का जो बजट है वो कितना पारदर्शी है। और इस रिपोर्ट से, ये सर्वे से ये भी पता चलता है कि बजट पेश करने से पहले केंद्र सरकार को एक पूर्व बजट विवरण प्रकाशित करना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक रैंक अपन ने पढ़ी थी, एक इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जिसमें भारत 142 नंबर पे रहा था और उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। वो भी याद रखते हुए चलना। फिर अभी कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो फेड कप, तो पहले तो आपको ये याद रखना है, ये फेड कप टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है और महिलाओं का ये टेनिस कंपटीशन होता है, फेड कप। तो अभी भारत की जो स्टार टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उन्हें फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और इस तरह से वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, जब भी टेनिस की बात होती है, मैं आपको कुछ रिकॉल कराता हूँ। आपको याद होगा इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें अगर बात करेंगे पुरुषों में किसने जीता था? मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, और उन्होंने हराया था डोमिनिक थिएम को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और महिलाओं में जीता था सोफिया केनिन ने, जो कि यूएसए की हैं। उन्होंने किसको हराया था? गार्बिन मुगुरुजा को हराया था, जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और इस बार आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, लेकिन फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये नहीं हो पाए कोविड-19 के कारण। तो ये दो के विनर आपको नाम याद रखने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हुए ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है, देखो, ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। फिर किस राज्य के काले चावल ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, और इसे मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, इसके अलावा 2 और प्रोडक्ट्स हैं। एक तो गोरखपुर टेराकोट, उसे भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला है। ये कदलाई मित्तई, ये तमिलनाडु के कोदिलपट्टी में गुड़ और मूंगफली से बनाई जाने वाली एक कैंडी, इसे बोल दो, मिठाई आप बोल दो, तो इसको मिल गया है जीआई टैग। इन 3 के अलावा अभी कुछ ही दिनों में एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अभी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा रामायण। तो 1980 के दशक में भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे अभी 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ लोगों के द्वारा देखा गया। ये जो रामायण धारावाहिक है, ये रामानंद सागर के द्वारा लिखा गया और उनके द्वारा निर्देशित, डायरेक्ट किया गया था। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम ने साल 2003 में भी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। अच्छा, जो आपकी जो रामायण है उसके रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस के हैं तुलसीदास, और वेदव्यास जी हैं महाभारत के। डेली करंट अफेयर्स वाले में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये शायद रिवीजन वाले वीडियो में पूछा था, आप सभी ने सही उत्तर भी दिया था। फिर है अभी AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा आयुर रक्षा। तो अभी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, और इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो इसमें नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के सरल उपायों के बारे में बताया जाएगा। आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। बाकी अभी #वी विल विन ये हमने पढ़ा था, मार्च के आसपास की बात है। ये पहल शुरू की थी फीफा ने, और इसमें इन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसके थ्रू कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया गया था। बाकी ब्रेक द चेन ये अभियान अभी केरल सरकार ने शुरू किया, और टीम मास्क फोर्स इसका गठन किया था BCCI ने, जिन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया था। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को ये वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली होती है, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था।
फिर है विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने देश के जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको अपने अपने राज्यों में वापस लाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें शुरू की है और तेलंगाना से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन के माध्यम से झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने ये उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू की है। इसमें आंगनवाड़ी का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से 3 से 6 आयु तक के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं यानी कि जो बच्चियां हैं, उनको पौष्टिक भोजन के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। फिर है किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो आंसर होगा अमेरिका। तो जो अमेरिकी नौसेना है उसने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की घोषणा कर दी है। इस अभ्यास का ये इस साल 27वां संस्करण होगा जो कि 17 से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ये हर 2 साल में होता है, बाई एनुअल है, द्विवार्षिक है। और ये होगा कहाँ पे? तो हवाई द्वीप समूह के आसपास का जो पानी वाला क्षेत्र है वहां पे ये होगा। और इस बार का जो ये रिम्पैक्ट 2020 है, इसका विषय, इसका थीम है सक्षम अनुकूली भागीदार। इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपेबल एडेप्टिव और पार्टनर्स। इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। लास्ट टाइम जो 2018 में हुआ था उसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर अभी पुणे स्थित रक्षा संस्थान ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ने किस नाम से संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है? तो आंसर होगा अतुल्य। तो पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है जो 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर कोविड-19 वायरस को मार सकता है। पर याद रखना इसका इस्तेमाल केवल नॉन मेटेलिक वस्तुओं के लिए होगा, यानी कि जो मेटल की वस्तुएं नहीं है उनके लिए, केवल उन्हें स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। बाकी जो सहयोग है, ये अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी कलेक्ट करने के लिए। संयम के बारे में हमने पढ़ा था, मोबाइल एप्लीकेशन है ये और इसे पुणे नगर निगम ने लॉन्च किया था होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था पुणे में स्थित जो माई लैब डिस्कवरी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी जिसका नाम था पैथो डिटेक्ट। और वॉश करो ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि IIIT दिल्ली ने बनाया है। फिर अभी सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा कर दी है और इस तरह की पहल करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी लोग मुफ्त व कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ के, उनमें भी कोविड-19 उपचार की फीस को कम कर दिया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी महाराष्ट्र को $346 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और अभी इसके नए चीफ जस्टिस बने बॉम्बे हाईकोर्ट के, कौन? दीपांकर दत्त। और अभी जो IIT बॉम्बे है उसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया। उसके अलावा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था आयुष सिंह के नाम से। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद नाम से हेल्पलाइन भी शुरू की थी। और याद रखना, मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हुई है। उसी तरह से मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी शुरू होगी। और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चली है दूसरी प्राइवेट ट्रेन। और मुंबई और मांडवा के बीच में रोपेक्स नाम से एक जहाज सेवा भी शुरू हुई थी। और जो इस साल आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पे रखा गया। फिर हाल ही में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे है गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलती है, ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि हवा होगी, पानी हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करेंगे तब तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन केवल अगर सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो फिर राजस्थान टॉप पे है, और केवल पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो गुजरात टॉप पे रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार।
जैसा उसने बताया है। और अभी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी तक का तो आज तक का अपडेटेड डेटा है 1.8%। आगे जाकर के चेंज हो जाएगा, तो आप आगे वाले वीडियो से अपडेटेड रहिएगा। और जो क्रिसिल है, क्रिसिल मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी आपको याद होगा इसके बोर्ड से अरुंधति भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया था, जो अब सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ बन चुकी है। फिर है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा उमा बाला सुब्रमण्यम। तो इन्होंने ये नई किताब लिखी है अपनी, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा। और इस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे एक मराठा किसान का 13 साल का लड़का बड़ौदा का राजा बन जाता है और कैसे उन्होंने एक स्वतंत्र और आधुनिक भारत के लिए काम किया है। बाकी वी कृष्णा स्वामी का नाम इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु के ऊपर नाम बुक लिखी है इन्होंने, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है अभी? हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। और ताहिरा कश्यप ने लिखी है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। फिर है किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा शोभना नरसिम्हन को। ये अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर हैं और इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में किए गए इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी ये नाम मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, एक बार चाहो तो फिर से रिवाइज कर लो। वनीजा रूपाणी भारतीय मूल की लड़की है, अमेरिका में रहती हैं। और अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? इंजीन्यूटी। मनीषा सिंह, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया। और सुदर्शन बाबू, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। फिर अभी किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की एक ई बुक का विमोचन किया है, यानी कि उसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ये हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और अभी इन्होंने ही प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम से एक ई बुक को रिलीज किया है। ये बुक महान पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दिक वर्षगांठ यानी कि सेंचुरी पर लॉन्च की गई है। तो ये जो प्रोफेसर बीबी लाल हैं, ये पुरातत्व के क्षेत्र में इनका काफी उत्कृष्ट योगदान रहा है और उसी के सम्मान में संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये है वो जीआई टैग वाला प्रश्न जो मैंने आपको बोला था मैं आगे आपको रहूंगा। तो कश्मीर के किस उत्पाद को, किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा कश्मीरी केसर को। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। और अभी पीछे किन 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था बताओ? अभी अभी पढ़ा है हमने, मणिपुर के काले चावल को, गोरखपुर टेराकोटा को और तमिलनाडु के कदलाई मिठाई को, जो कि गुड़ मूंगफली से बनी हुई एक मिठाई बोल दो या कैंडी बोल दो। अच्छा, जीआई टैग मतलब क्या होता है? देखो, जीआई मतलब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसी भी स्थान पे अगर कोई चीज फेमस है तो उसे एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिलती है और उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। और मान लो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, तो याद रखना दार्जिलिंग टी को कब मिला था? 2004 में मिला था। अब जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर की, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। पहला तो इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम याद रखो, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो भी अभी नया अपॉइंटमेंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। बाकी जम्मू कश्मीर में है चेनानी नाशेरी सुरंग और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक रोड सुरंग है और दुनिया की ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर और अभी इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। वैसे जो कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, इसका नाम भी बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के नाम पे रखा गया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था जो मिला था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। और हमेशा बताता हूँ, इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि आपके गोवा में है। जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके अभी भारत माता चौक कर दिया गया और जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया। इसके अलावा याद रखना, अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था। उनका नाम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उनका नाम है रजनीश ओसवाल। बाकी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आप जानती हो, गीता मित्तल है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। और अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की थी बुजुर्गों के लिए। और अभी कुछ पुरस्कार भी जीते थे इसने, जैसे कि नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, तो ये भी याद रखना। फिर है हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की।
तो अभी आईसीसी T20 रैंकिंग जारी की गई है और उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है और ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप पे रहा है T20 में। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे, सेकंड पे इंग्लैंड और थर्ड पे रहा इंडिया। जबकि टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे इंडिया रहा है। अभी तक 3 सालों से तो इंडिया ही टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे था, लेकिन इस बार वो तीसरे स्थान पे आ गया। और ओडीआई रैंकिंग में बात करेंगे तो इंग्लैंड है टॉप पे, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे है न्यूजीलैंड। आईसीसी की बात कर लें तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। स्थापना 1909 में हुई, दुबई में हेडक्वार्टर है और मनु सहानी इसके सीईओ हैं। फिर है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच में पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो आंसर होगा 4। कौन कौन से 4? 3 तो स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक यूटी है पुडुचेरी। तो 2018 में भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। क्यों? तो इनके बीच में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से ये विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है। और अभी ये न्यूज में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, पहले ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। और इसके अलावा जो भी नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण है उनको भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, कावेरी नदी ये न्यूज में आ गया तो याद रखो ये कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है? तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी के पर्वत है वहां से इसका उद्गम होता है। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान का। फिर है अभी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर होगा गिरधर अरमाने ने। और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अच्छा, इनके पास एक और मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय। और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने कौन? एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। बाकी बात करेंगे अजय भूषण पांडे की, तो ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने, वित्त सचिव, और इन्होंने स्थान लिया राजीव कुमार का। और राजीव कुमार भी अभी न्यूज में पढ़ा होगा आपने, अभी ये पीईएसबी के नए अध्यक्ष बन गए। पीईएसबी मतलब होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और राजीव गोपा की बात करेंगे तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मई को मनाते हैं। तो इसे प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या रही थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत रहा था 142 नंबर पे और उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर अभी किस देश ने बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामले में प्राथमिकता से निगरानी करेगा। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपने यहाँ बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर कोई सुधार नहीं किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें केवल भारत ही नहीं है, और भी टोटल 10 देश हैं इस सूची में, जैसे कि भारत हो गया, चाइना, यूक्रेन, वेनेजुएला, चिली, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और अल्जीरिया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको लिंक करके याद कराता हूँ। तो अभी आपको याद होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा था? तो टॉप पे चाइना रहा था, सेकंड पे था यूएसए। और अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने कब मनाया? तो याद रखना 26 अप्रैल को मनाते हैं। बाकी अगर अमेरिका की बात करेंगे तो इसके कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45 नंबर के हैं। और ये किस पार्टी से हैं? रिपब्लिक पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनकी जो अपोजिट पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनकी चुनाव चिन्ह है डोंकी। इसी साल के लास्ट में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखो। और इनकी पत्नी, इनकी जो वाइफ है उसका नाम है मेलानिया ट्रंप। और ये भी अभी न्यूज़ में रही थी क्योंकि इनके ऊपर एक बुक आई है, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जो कि लिखी है मेरी जॉर्डन ने। इसके अलावा भी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया था, यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप। और अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बन गए कौन? जे अरुण कुमार। फिर अभी किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की जो बुक है उसको लिखा है? तो आंसर होगा गिरीश कुबेर ने। तो इसमें इन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण किया है।
और इस बुक को इसी साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। बाकी उमा बाला सुब्रमण्यम के बारे में हमने पढ़ा था। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराज नाम की बुक लिखी इन्होंने। M.J. अकबर, इन्होंने गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम नाम की बुक लिखी थी। और W.V. रमन, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं, और इन्होंने द विनिंग सिक्सर नाम की बुक लिखी थी। फिर है 2021 के जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो कब तक के लिए उन्हें स्थगित कर दिया गया, तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। ये जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है आपको पता है पहले 2021 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2023 में होंगे। क्यों होंगे? तो आपको याद होगा 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे जापान में, उन्हें कोविड-19 के कारण 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब वो 2021 में होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक भी 2021 में, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी 2021 में, तो दोनों की जो तारीखें हैं उनका टकराव हो रहा था। इसी कारण से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को शिफ्ट कर दिया गया 2023 में। अच्छा, ये होने कहाँ पे थे और कब होने थे? तो 1 से 7 अगस्त तक होने थे ये त्रिनिदाद और टोबैगो में। ये एक द्वीपीय देश है। और इसी से आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा जो मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था कि वर्ल्ड गेम्स जो 2021 में होने वाले थे अमेरिका के बर्मिंघम में, लेकिन सेम इसी कारण से, कौन सा कारण? टकराव हो रहा था, तो उनको भी शिफ्ट कर दिया गया 2022 में। तो इस तरह से चीज़ों को आप लिंक कर करके याद रखो, चीज़ें बहुत मज़ा आएगा याद करने में और बात बहुत आसान भी लगेगी आपको। और इस लिंकिंग टेक्निक को आप हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए जो लार वगैरह, थूक वगैरह या पसीने वगैरह का इस्तेमाल करते थे क्रिकेटर, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो डॉक्टरों के परामर्श के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इससे संक्रमण को कम किया जा सकता है। अब ये प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है और स्कॉट मॉरिसन इसके प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, याद रखना, एक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन आंसर होगा आपका। और ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो अभी मिला था किरण मजूमदार शॉ को, और ये अवार्ड पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था पिच ब्लैक नाम का जो वायु सैन्य अभ्यास है वो आयोजित करता है ऑस्ट्रेलिया। और ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसे रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक भारत भी है। और अभी ICC T20 रैंकिंग आई थी, उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा था। उसके अलावा ICC टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा, जबकि ODI रैंकिंग में बात करेंगे तो इंग्लैंड टॉप पे रहा था। फिर अभी किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग जारी किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी ने और इसमें संगीत दिया है AR रहमान ने। और इसके साथ HDFC बैंक ने यह भी घोषणा की थी कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा उतनी बार बैंक PM केयर फंड में 500 रुपये डोनेट करेंगे। यानी कि एक बार शेयर किया तो 500 रुपये, 2 बार शेयर किया तो 2 बार 500 रुपये, 3 बार शेयर किया तो 3 बार 500 रुपये, इस तरह से। अच्छा, बात करेंगे ICICI बैंक की। तो अभी ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की थी इसने। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में था क्योंकि इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसके MD CEO बने थे अभी पराग राज। बाकी HDFC बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं आदित्य पुरी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा, HDFC बैंक अभी न्यूज में रहा था, किन किन कारण से? एक तो जो चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 1.01% कर लिया है। अभी HDFC बैंक ने HDFC बैंक ने सेफ ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। इसके अलावा HDFC बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो इन सब कारण से भी HDFC बैंक न्यूज में था, तो ये याद रखना। फिर है कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया इस साल के एंड तक ये आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सुधार होगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में भी हेल्प मिलेगी। रशिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रशिया की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। इसके अलावा याद रखना, दुनिया का पहला
13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था रशिया ने, जिसका नाम रखा था अकाडेमिक लोमोनोसोन। और रशिया ने ही विश्व का पहला हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल एवनगार्ड को सेना में शामिल किया था। और रशिया को हथियार का भुगतान करने के लिए अब हम यूको बैंक का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम सिंडिकेट बैंक को यूज करते थे। मतलब जैसे कि हमने रशिया से कोई हथियार खरीदा, जैसे S-400 मिसाइल हम खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो पैसे अब हम यूको बैंक के माध्यम से देंगे। और रशिया से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर है, विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है मोहम्मदो डाइगन को। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है ना, डेविड मालपास, उन्होंने वर्ल्ड बैंक समूह में मोहम्मदो डाइगन को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा आपको याद होगा पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग, ये वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जेफ वेनर की बात करेंगे तो लिंक्ड इन के CEO थे ये, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और तमस अजान अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाकी अगर वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1944 में हुई। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसके MD CFO कौन है? CFO मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर, अंशुला कांत हैं। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने भारत को अभी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन का फंड भी दिया था। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉन अलाइन मूवमेंट के वर्चुअल समिट में अभी पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा अजरबैजान। तो अभी मोदी जी ने इस नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, ये कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 में इस शिखर सम्मेलन में यानी कि ये नॉन अलाइन मूवमेंट शिखर सम्मेलन में भाग न लेने वाले पहले पूर्णकालिक भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, आंसर होगा अजरबैजान। और इसकी थीम रही थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता। अब बात करेंगे ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर के इसको बनाया था, जिसमें भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि किसी भी पावरफुल कंट्री या डेवलप्ड कंट्री के न तो हम साथ में होंगे न हम विरोध में होंगे, हम शांति से अपना काम करेंगे बस। इसकी स्थापना सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं इल्हाम अलीयेव, जो कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं। फिर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ने। तो नाम से ही क्लियर है। तो जो हिमाचल प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको इस योजना के अंतर्गत 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा 1 साल में। तो जिस तरह से आपका मनरेगा होता है ना, मनरेगा योजना में क्या होता है, जो ग्रामीण श्रमिक होते हैं उन्हें भारत सरकार 1 साल में 100 दिन का रोजगार देती है। और मनरेगा से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा भी था कि मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी राज्य कौन सा बना था, वो भी याद रखो। कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसमें 120 दिनों का रोजगार मिलेगा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को। हिमाचल प्रदेश की देखो 2 कैपिटल है। इसकी जो समर कैपिटल है वो शिमला है, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा याद रखना, अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका हिमाचल प्रदेश। और अभी एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी शुरू किया था इसने। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप याद रख लो यहाँ से, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे, इंदर किला नेशनल पार्क है और सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखो। फिर अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। इसके अलावा याद रखना, देखो इसका कोई फिक्स डे नहीं होता है कि हर साल 2 मई को मनाते हैं। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार बसंत ऋतु में, एक बार शरद ऋतु में। तो इस साल का तो आप याद रख लो, हम 2 मई को मना रहे हैं और एक 26 सितंबर को मनाएंगे। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के बारे में लोगों को शिक्षित करना। और एक वर्ल्ड स्पेस वीक भी होता है जो हम 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और डे आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 2 मई की बात हो गई। एक 4 मई को भी इंपॉर्टेंट डे मनाया था हमने, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे।
फिर है यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो आंसर होगा जिनेथ बेदोया लिमा ने। तो जिनेथ बेदोया लिमा ये कोलंबिया के खोजी पत्रकार हैं और इन्होंने ही जीता है 2020 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो इस पुरस्कार से खतरनाक परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले साहसी पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है और इसमें पुरस्कार स्वरूप उन्हें $25,000 दिए जाते हैं। बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थंगजाम धबाली सिंह, ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया गया था। बाकी एडम हिगिन बोटम की बात करेंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता था। और अब्देलोहाब अस्साउई की बात करेंगे, अल्जीरिया के लेखक हैं, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 इन्होंने जीता था अपने उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी को जोड़ा गया है? तो आंसर होगा 5। अब ये 5 कौन कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव। ये दोनों एक ही हैं। अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, तो ये एक ही नाम है। और अभी तो 5 को जोड़ा गया है, इससे पहले 12 को जोड़ा जा चुका है, अब टोटल 17 हो गए हैं। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो आप इसको ऐसे समझो, मान लो एक मजदूर है, वो कहाँ पे रहता है? वो बिहार में रहता है। अब उसके पास राशन कार्ड है बिहार का। अब उसने राशन कार्ड बनवाया बिहार में, और उस राशन कार्ड से क्या होता है, जो सरकार के सब्सिडी वाले राशन होते हैं जो सस्ते में मिल जाते हैं मजदूरों को, गरीबों को, उससे वो राशन खरीदता है। लेकिन उसे अपने काम के सिलसिले में किसी और राज्य में जाना पड़ता है, जैसे वो उत्तर प्रदेश चला गया, राजस्थान आ गया, कहीं और चला गया, देश में किसी भी राज्य में चला गया, तो वहां पे उसको उसी राशन कार्ड से राशन मिल सकेगा। मतलब ऐसा नहीं उसके पास बिहार का राशन कार्ड है और वो इस राज्य में आ गया तो अब राशन नहीं मिलेगा, उसको राशन मिलेगा, बस शर्त यह है कि आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसीलिए शुरू की गई थी ताकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में, तो उनको ये जो सरकार सब्सिडी वाला अनाज देती है, राशन देती है, वो उनको मिल सके, उन्हीं के लिए तो वो शुरू किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना। फिर अभी आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर होगा सीकेपी सहकारी बैंक। अब आपने इसका नाम तो पहली बार सुना होगा, लेकिन ये 104 साल पुराना सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, और अभी आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? तो आरबीआई के अनुसार उसने कहा कि ये बैंक घाटे में जा रहा था और इसकी जो नेट वर्थ है उसमें भी गिरावट आ रही थी, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, अप्रैल में हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द किया था। और ये जो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका हेड ऑफिस है माटुंगा, मुंबई में। आरबीआई की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। मैंने आपको हमेशा बताया आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे आज के समय तो इसके पास केवल 3 ही डेप्यूटी गवर्नर हैं, क्योंकि एक ने इस्तीफा दे दिया था मार्च में, उनका नाम था NS विश्वनाथन। बाकी 3 में आपको बता देता हूं जो अभी वर्तमान में है। एक तो माइकल देवव्रत पात्रा हैं जो इसी साल नए बने थे, एक है बीपी कानूनगो जिनका कार्यकाल तो अभी समाप्त हो चुका था लेकिन 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया, और एक है महेश कुमार जैन। इसके अलावा कुछ पॉलिसी रेट्स भी अभी आई थी आरबीआई की, उसको भी रिकॉल कर लो। रेपो रेट 4.4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.75%, कैश रिजर्व रेशो है 3%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है 4.65%, और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है 18%। देखो ये अगर बहुत लेट आप वीडियो देख रहे होंगे, आप में से अगर कोई स्टूडेंट, तो एक बार इसको अपडेट कर लेना, हो सकता है फ्यूचर में जाकर के ये चेंज हो जाए। फिर है पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राहुल देव। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली बार एक हिंदू पायलट बने हैं और उनका नाम है राहुल देव। वैसे ये जो राहुल हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स में दूसरे हिंदू होंगे। इनसे पहले एयर कमांडर बलवंत कुमार दास थे जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हुए थे, लेकिन वो पायलट नहीं थे, ये पायलट है, इसलिए प्रश्न में हमने लिखा है पहले हिंदू पायलट बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ऑप्शन देखो, सुमन कुमारी पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी, और ये प्रश्न अभी तक 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इसी बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। बाकी शालिजा धामी की बात करेंगे, ये भारत की पहली फ्लाइट कमांडर बनी थी पिछले साल। और आरोही पंडित, ये अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी।
पाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इमरान खान प्रधानमंत्री आप जानते ही हो। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसके अलावा याद रखना पिछले साल ही पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक बना था क्या? गन्ने का रस। और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम याद रख लो, लियाकत अली खान है। ये आ चुका है एग्जाम में प्रश्न। और अभी रिसेंटली न्यूज से बात करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पे अभी 3 साल का बैन लगा दिया था, जबकि सना मीर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी अभी। और अभी आपको याद होगा पाकिस्तान ने कोविड-19 पर सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की थी। फिर है अभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस भारतीय राज्य में आया है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पहली घटना सामने आई है, जहां इस बीमारी के कारण लगभग 2500 सुअर मारे जा चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि ये स्वाइन फीवर जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता है। बात असम की है तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। और अभी अंबुबाची मेला याद रखना असम में ही मनाया जाता है। अभी न्यूज में था क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। बाकी एक बिहू महोत्सव भी काफी पूछा जाता है, याद रखना असम का ही है। अभी धनवंतरी योजना भी असम सरकार ने लागू की थी और सभी पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की भी इसने घोषणा की थी। बाकी जो भारत का सबसे लंबा पुल है वो असम में ही है, भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं उसको। लंबाई 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पे है? तो लोहित नदी पर है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी याद रखो, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, असम में ही है। बाकी नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, ये सब भी यहीं पर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया पत्रकारिता से रिलेटेड, अवार्ड वाला क्वेश्चन है। आपको बताना अभी कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 3 को। और ये तीनों के नाम याद रख लो, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। और इन पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यानी कि फोटोग्राफी की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद जो इन्होंने कवरेज किया था तो उसके लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, लेकिन हमको भारतीयों के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछे जाएगा इससे रिलेटेड प्रश्न तो इन्हीं का नाम पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख लो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज्यादा यानी कि 3 पुरस्कार जीते हैं। क्या होता है ये पुलित्जर पुरस्कार? तो ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिष्ठित मतलब काफी फेमस पुरस्कार है, जो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत और रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। फिर एक किस भारतीय पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ वरदराजन को। तो ये भारतीय पत्रकार हैं और द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन। और अभी जर्मन अंतरराष्ट्रीय प्रसारक डॉयचे वेले के द्वारा 14 देशों के 17 पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें से ये भी एक हैं। और ये जो पुरस्कार है ये उन पत्रकारों को दिया जाता है जो मीडिया में मानव अधिकारों और बोलने की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता से काम करते हैं। और देखो पत्रकारिता से रिलेटेड एक अवार्ड हमने पीछे भी पढ़ा था, जेनेथ बेदोया लिमा को मिला था 2020 का यूनेस्को गिलर्मो केना पुरस्कार। और ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये प्रश्न भी याद रखना। पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी याद रखो, 3 मई को मनाते हैं। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2020 वाला, उसमें भारत 142 नंबर पे रहा था और टॉप पे रहा था नॉर्वे। बाकी प्रोफेसर टी प्रदीप का नाम न्यूज में था, अभी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं ये। और अभी इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार जीता था। और एडम हिगिनबॉटम के बारे में आपको बता चुका हूं, इन्होंने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता था। फिर विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। अब ये भी याद रखना, ये भी कोई 5 मई को हर साल मनाया जाता है, ये फिक्स नहीं है। एक्चुअली मई के पहले मंगलवार को इसको मनाया जाता है। तो अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 1998 में मनाया गया था। अस्थमा क्या है? ये एक सांस से संबंधित रोग है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ। बाकी 5 मई को एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया था, विश्व हाथ स्वच्छ दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी थीम रही थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। और इसके अलावा 5 मई को हमने इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया। मिडवाइफ बोलते हैं दाई माँ को, और इसकी थीम रही थी डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। इसके अलावा याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में भी घोषित किया था।
फिर है अभी किसने रसायन मुक्त कीटाणु शोधन यानी कि केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर बनाया यानी कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने केमिकल फ्री और तेजी से कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। तो इसे उन एरिया में लगाया जाएगा जब पे सबसे ज्यादा संक्रमण है, यानी कि जो रेड जोन वाले एरिया है। और याद रखना इस टावर को नाम दिया गया है यूवी ब्लास्टर। डीआरडीओ की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जब नासा की हुई थी। और नासा की कब हुई थी? जब 1958 में हुई थी। मैं आपको हमेशा इसीलिए बताता हूँ इस तरह से, ताकि आपको ये याद हो जाए, आपको डीआरडीओ का भी याद हो जाए और नासा का भी याद हो जाए। और इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। 2019 में इनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी मिला था। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ही इसकी स्थापना हुई थी। फिर है अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद को। तो श्रीकांत माधव वैद को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई से ही अपना कार्यभार संभालेंगे, 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। बाकी टीएस तिरुमूर्ति की बात करेंगे, अभी यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया था। और नीरज व्यास, ये पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी सीईओ बने थे। और नीरज धवन की बात करेंगे, यस बैंक में सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर, मुख्य जोखिम अधिकारी इनको बनाया गया है। फिर है अभी भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर होगा समुद्र सेतु। समुद्र सेतु का मतलब होता है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। और इस ऑपरेशन को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसमें जिन समुद्री जहाजों को यूज किया जाएगा उनके नाम है जलश्वा और मगर। और पहले ये मालदीव गए हैं, वहां से भारतीयों को लेकर के आएंगे। नेवल चीफ कौन है हमारे? नेवल चीफ है हमारे करमबीर सिंह। और नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसके अलावा आर्मी चीफ मार्शल भी याद रखो, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। आर्मी चीफ है हमारे मनोज मुकुंद नरावणे। अच्छा, ये तो समुद्र सेतु नाम हो गया। और इसी से आपको कुछ याद भी आता होगा, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सरकार ने लॉन्च की थी, जिसने अभी रिकॉर्ड भी बनाया था। 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड बनाया था। फिर है 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सौरभ लोढ़ा को। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा। और इनको 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये जो यंग कैरियर अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, ये तो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। अभी एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर का नाम भी हमने पढ़ा था, प्रोफेसर टी प्रदीप। उन्हें भी अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड मिला था। तो इस तरह से दोनों को लिंक करके आप साथ साथ याद रखोगे ना, तो आप एक याद करोगे, लिंक करके दूसरे पे ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लिंक करके चीजों को पढ़ा करो, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे तो भारतीय पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता था इन्होंने। और अभी आपको याद होगा 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन तीनों के नाम याद रख लो, एक तो है दार यासीन, एक है मुख्तार खान और एक है चन्नी आनंद। फोटोग्राफी की कैटेगरी में उनको यह अवार्ड मिला था। फिर अभी किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी लॉकडाउन के समय जो दूसरे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं उनके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जो अपने राज्य में फिर से लौटना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किस नदी के किनारे है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे। और याद रखना इसी के नीचे बनेगा पहली अंडर वाटर ट्रेन। वैसे कोलकाता में और किस किस का हेडक्वार्टर हमने पढ़ा है, जैसे कि यूको बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इनको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और अभी आपको याद होगा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा था पश्चिम बंगाल, जबकि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा था। और यहाँ पे जो कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह को अंग्रेजी में पोर्ट बोलते हैं, तो उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक नेशनल पार्क भी एग्जाम में आता है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। बाकी और भी यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमार नेशनल पार्क। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर अभी किस देश ने नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको द्वितीय
विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। तो किम जोंग उन को ये सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया है जिनकी मृत्यु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नॉर्थ कोरिया में हुई थी। अच्छा, रशिया न्यूज में है तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रूबल, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और शायद ये सब चीजें मैं आपको पीछे भी बता चुका। कब बता चुका हूँ? जब हमने वो प्रश्न पढ़ा था कि 2020 के अंत में रशिया आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णन रामचंद्रन को। तो कृष्णन रामचंद्रन ये बन गए हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ। ये किसका स्थान लेंगे? ये आशीष मल्होत्रा का स्थान लेंगे। बाकी परागराज ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे, और हरिमोहन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, और श्रीधर पात्रा ये नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष बने थे। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, स्थापना 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ का नाम है, मतलब यही बन गए हैं एमडी सीईओ तो कृष्णन रामचंद्रन। फिर है अभी आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया? तो आंसर होगा अशोक माइकल पिंटो को। और इनको मनोनीत किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं, अलग से नहीं बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट में जज के रूप में किसको नियुक्त किया? तो सरिता कोमाती रेड्डी को। तो ये नाम भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इनके अलावा टीएस तिरुमूर्ति मैं आपको बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया था। मनीषा सिंह की बात करेंगे, ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में इनको नियुक्त किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और वनीजा रूपाणी ये भारतीय मूल की लड़की हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं। इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने रखा था। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी नाम रखा था। कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करा दूं? चलो रिवाइज करा ही देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि शोभना नरसिम्हन, अभी ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। सुदर्शन बाबू का नाम याद रखो, अभी इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने ही साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। रो खन्ना का नाम भी याद रख लो, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में इनको नियुक्त किया गया था। और सीमा वर्मा का नाम भी याद रखो, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनको शामिल किया गया था। और सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक और नाम याद रखो, जे अरुण कुमार का, यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने थे। तो ये सारे भारतीय मूल के नाम हैं जो अभी न्यूज में रहे थे, मैंने आपको सारे बता दिए, तो इनको ध्यान रखना। फिर है हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? आंतरिक विस्थापन मतलब हो गया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारे देश में जैसे कि आप एक स्थान पे रहते हो फिर वहां से आप किसी और स्थान पे चले जाते हो, तो इसको कहते हैं आंतरिक विस्थापन। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक जगह पे रहते हो आप, वहां पे कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई है, नेचुरल डिजास्टर, तो आपको वहां से मूव ऑन करना पड़ेगा। हिंसा हो गई है वहां पे तो आपको वहां से जाना पड़ेगा, तो ये हो गया आंतरिक विस्थापन का कारण। तो इस रिपोर्ट में यही बताया है कि 2019 में सबसे ज्यादा आंतरिक विस्थापन हुए हैं भारत में। सेकंड नंबर पे फिलीपींस, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश और फोर्थ नंबर पे चाइना। इसके अलावा अभी भारत कहाँ कहाँ पे अभी न्यूज में रहा था मैं आपको बता दूं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ा था, उस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश रहा था भारत। और उसके अलावा एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट टेक देश बना था भारत। और जो G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया था। और आपको याद होगा भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी बना था। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूस करने वाला और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है, तो यूनिसेफ के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म, चलो इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं हेनरिटा H. फोर। इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख करके बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। हम आगे बढ़ते हैं।
फिर है अभी किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा तरुण बजाज को। तरुण बजाज आपने नाम जरूर सुना होगा। अभी ये कॉर्पोरेट अफेयर्स आर्थिक मामलों के सचिव बने थे और अब इनको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बाकी निरंजन हीरानंदानी की बात करेंगे, एसोचैम के अध्यक्ष बने थे। यूबी प्रवीण राव की बात करेंगे, ये नेस्कॉम के अध्यक्ष बने थे। और संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। और आरबीआई के बारे में डिटेल में मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ इसी वीडियो में। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना शुरू की है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? अभी आपको पता है लॉकडाउन में कई सारे लोग अपने घर से किसी और जगह पे फंसे हुए हैं, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई मजदूर तो वो किसी और राज्य में फंसे हुए हैं। उनके लिए भी आपको पता है भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें भी चलाई है ताकि वो अपने राज्य में जा सकें। अब ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह पे यानी कि अपने घरों पे जा रहे हैं, तो उन लोगों के परिवार के सदस्य को जागरूक करने के लिए ये योजना बनाई है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। यानी कि हिमाचल प्रदेश के कोई व्यक्ति हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अब वो हिमाचल प्रदेश जब लौटेंगे, अपने अपने घरों पे जाएंगे, तो उनके परिवारों के सदस्य को जागरूक बनाया जा रहा है इस योजना के थ्रू। मतलब आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, हो सकता है वो संक्रमित हो या न हो, वैसे तो सारी टेस्टिंग होगी, फिर भी एहतियात बरतनी होगी। उसी के लिए ये योजना शुरू की है, निगाह योजना। और निगाह से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ लिंक कर पा रहे होंगे आप। मार्च में आंध्र प्रदेश ने निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वो चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसको शुरू किया गया था। तो नाम सेम है लेकिन वो एक मोबाइल एप्लीकेशन थी और ये एक योजना है। तो इस तरह से चीजों को आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो पीछे मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो आंसर होगा 2021 तक के लिए। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी अगले साल ही होगी नवंबर में। कहाँ पे होगी? तो स्पेन में होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न याद रखो। अभी जो स्विमिंग के लिए वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, उसने 2021 में जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी 2021 में, उसको भी स्थगित कर दिया 2022 तक के लिए। अब वो 2022 में होगी। और कहाँ पे होगी? तो ये जापान में होगी। और इसे क्यों स्थगित कर दिया गया? इसे कोरोना के कारण स्थगित नहीं किया है, इसको टोक्यो ओलंपिक के कारण स्थगित किया है। देखो, टोक्यो ओलंपिक आपको पता है 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। वो 2021 में होंगे और ये भी 2021 में होने वाले थे, तो दोनों में टकराव हो रहा था तारीखों में, इसीलिए इसको आगे शिफ्ट करना पड़ा। और इसी तरह से आपको पता होगा इसी पर्पस के कारण ये जो टकराव हो रहा था, अभी जो 2021 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स थे उनको भी आगे शिफ्ट करना पड़ा, वो अब 2023 में होंगे। और वो कहाँ पे होने वाले थे? त्रिनिदाद और टोबेगो में होने वाले थे, जो कि एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा इसी तरह से आपको याद आया होगा 2021 के वर्ल्ड गेम्स जो कि अमेरिका के बर्मिंघम में होने वाले थे, उनको भी इसी कारण से टकराव हो रहा था टोक्यो ओलंपिक के साथ, इसलिए उनको भी शिफ्ट करना पड़ा 2022 में। तो टोक्यो ओलंपिक के कारण 3 गेम्स को हमने शिफ्ट कर दिया आगे। तो इसी तरह से आप चीजों को लिंक कर करके लाइन बाय लाइन याद करो, मजा आ जाएगा देखना पढ़ने में। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1934 में हुई। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर। तो गाइज ये लीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है और वो चाहता है कि पीछे वाली पार्ट भी आपको मिल जाए और मंथ के, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग महीने के। आप उनको सेलेक्ट करके वहां पे जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी सभी पार्ट्स एक साथ आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लें या अपना क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहां पे वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कम से कम इसे एक ग्रुप में अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।